प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के समक्ष भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष जो चर्चा करेंगे, आप लोग उससे लाभान्वित होंगे। आज की चर्चा है गोत्र को लेकर के, प्रवर को लेकर के, वेद, शाखा, सूत्र, देवता इत्यादि जो हमारे वंशावली से जुड़ा हुआ है, उसके संदर्भ में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब बातें समझ में आएंगी। आइए हम विषय पे चलते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम सब अपने अपने गोत्रों को याद करते हैं। अब इसके लिए हमारे ऋषियों ने कितनी अच्छी व्यवस्था शुरू की थी कि विभिन्न संस्कारों के प्रारंभ को करने के लिए संकल्प पाठ से कराते थे, जिसके अंतर्गत अपने पिता, प्रपिता, पितामह, प्रपितामह के साथ साथ गोत्र, प्रवर आदि का भी परिचय दिया जाता था। इसमें जन्मभूमि भारतवर्ष का भी उल्लेख होता था। इसमें सृष्टि के एक एक पल का गणना होता था और संवत को भी याद रखा जाता था। मित्रों, यह परंपरा आज भी प्रचलित है। आज भी गोत्र और प्रवर की आवश्यकता विवाह में होती है, वैवाहिक कार्यक्रम के समय होती है, इसलिए हमें जानना आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम 5 विषयों पे विचार करते हैं और वह 5 विषय गोत्र है, प्रवर है, वेद है, शाखा है, सूत्र है और देवता है। मित्रों, अब सबसे पहले प्रश्न होता है कि गोत्र का अर्थ क्या होता है, वह कौन से ऋषि का है या उसका जन्म किस ऋषि कुल में हुआ है। किसी व्यक्ति की वंश परंपरा जहां से प्रारंभ होती है, उस वंश का गोत्र भी वहीं से प्रचलित होता है। हम सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी ऋषि की ही संतान हैं। इस प्रकार से जो जिस गोत्र ऋषि से प्रारंभ हुआ, वह उस ऋषि का वंशज कहा जाता है। प्रिय मित्रों, अब गोत्रों के मूल ऋषि कौन हुए? गोत्रों के जो मूल ऋषि हुए हैं, उसमें अंगिरा का नाम आता है, भृगु ऋषि का नाम आता है, अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य तथा कौशिक ऋषि थे और इनके वंश अंगिरस, भार्गव, आत्रेय, काश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य तथा कौशिक हुए। इन गोत्रों के अनुसार इकाई को गण नाम दिया गया। यह माना गया कि एक गण का व्यक्ति अपने गण में विवाह न कर अन्य गण में करेगा। इस तरह इन सप्तऋषियों के पश्चात इनकी संतानों के विद्वान ऋषियों के नामों से अन्य गोत्रों का नामकरण हुआ। मित्रों, अब आप लोगों को हम बताएंगे कि गोत्र शब्द का अर्थ, गो मतलब होता है पृथ्वी, गो पृथ्वी का पर्याय है। अत्र का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। यहाँ गोत्र का अर्थ पृथ्वी की रक्षा करने वाले ऋषि से ही है। गो शब्द इंद्रियों का वाचक भी है। ऋषि मुनि अपनी इंद्रियों को वश में करके अन्य प्रजाजनों का मार्गदर्शन करते थे, इसलिए वे गोत्र कारक कहलाए। ऋषियों के गुरुकुल में जो शिष्य शिक्षा प्राप्त करके जहां कहीं भी जाते थे, वे अपने गुरु या आश्रम प्रमुख ऋषि का नाम बतलाते थे, जो बाद में अपने वंशधारी में स्वयं को उनके वही गोत्र कहने की परंपरा चल पड़ी। मित्रों,
इतना ही नहीं, जो प्रवर है, प्रवर का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। गोत्र और प्रवर का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। एक ही गोत्र में अनेक ऋषि हुए हैं। वे ऋषि भी अपनी विद्वत्ता और श्रेष्ठता के कारण प्रसिद्ध हो गए। जिस गोत्र में जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, उस गोत्र की पहचान उसी व्यक्ति के नाम से प्रचलित होती है। एक सामान्य आप लोगों को मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सूर्य वंश में हुए। इस वंश में प्रथम व्यक्ति सूर्य थे। आगे चलकर इसी वंश में रघु राजा हुए, उनको प्रसिद्धि मिली, तो आगे चलकर इनके नाम से ही रघुवंश का नाम प्रचलित हो गया। इसी प्रकार इक्ष्वाकु भी प्रसिद्ध राजा हुए, जो उनके नाम से भी इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ गया। इसी प्रकार ब्राह्मणों के ऋषि वंश में उदाहरण के साथ मिलान करें, जैसे वशिष्ठ ऋषि का वंश वशिष्ठ के नाम से वशिष्ठ गोत्र चल पड़ा। अब इसी वंश में वशिष्ठ, आत्रेय और जातुकर्णी ऋषि भी हुए, जो अति प्रसिद्धि को प्राप्त कर गए। अब इस वंश में तीन व्यक्ति अर्थात 3 मार्ग निकल गए। इन तीनों के नाम से भी वंश का नाम पड़ गया। ये यद्यपि पृथक हो गए, किंतु इन तीनों का मूल पुरुष वशिष्ठ तो एक ही व्यक्ति है। अतः ये तीनों एक ही वंश के हैं, इसीलिए ये तीनों आपस में वैवाहिक संबंध नहीं रख सकते। ये तीनों इस वंश श्रेष्ठ कहलाए इस वंश में, इसीलिए ये प्रवर हैं। इस प्रकार एक गोत्र में 3 या 5 प्रवर हो सकते हैं। मित्रों, भरद्वाज गोत्र में 5 प्रवर हैं, अर्थात इस गोत्र में 5 ऋषि बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए, इसीलिए इनके नाम से भी गोत्र चल पड़ा है। गोत्र ही प्रवर है। मूल गोत्र भरद्वाज है और इसके प्रवर ऋषि हुए आंगिरस, बृहस्पत्य, भारद्वाज और शौंग शेषिर। इन ऋषियों का नाम आता है। मित्रों, अब इसके बाद ये प्रवर तीसरी पीढ़ी की संतान हो सकते हैं या 5वीं पीढ़ी की। औपत्यम, पौत्रवृत्ति, गौत्रम अष्टाध्यायी के अंतर्गत इसका जो है उदाहरण मिलता है। अर्थात 5 यानी जो ये सूत्र बताया गया है कि पौत्र से लेकर के जो संतान है उसकी भी गोत्र संज्ञा होती है। मित्रों, अर्थात पौत्र की तथा उससे आगे की संतानों की जो गोत्र संज्ञा होती है इस सूत्र से, मित्रों, अर्थात प्रवर की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से या तो आप कह सकते हैं कि गोत्र और प्रवर एक ही है, या फिर यह कह सकते हैं कि थोड़ा सा केवल अंतर है, दोनों एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। मित्रों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे प्रवर में एक व्यवस्था है कि प्रथम प्रवर गोत्र के ऋषि का होता है, दूसरा प्रवर ऋषि के पुत्र का होता है, तीसरा प्रवर गोत्र के ऋषि 5 जो पौत्र होते हैं उनका होता है। यह व्यवस्था आधुनिक है। प्राचीन व्यवस्था पाणिनि के सूत्र से ज्ञात होता है। इस प्रकार प्रवर से उस गोत्र प्रवर्तक ऋषि की तीसरी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी तक का पता लग जाता है। इसलिए हम आपको एक बार और बता देना चाहते हैं कि एक समान गोत्र और प्रवर में विवाह अवश्य निषिद्ध हो जाता है, नहीं करना चाहिए। मित्रों, इतना ही नहीं, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ,
कश्यप इन सप्तऋषियों और 8वें ऋषि अगस्त्य की संतान गोत्र कहलाती है। इस तरह 8 ऋषियों की वंश परंपरा में जितने ऋषि वेद मंत्र दृष्टा आ गए वे सभी गोत्र कहलाए, और आजकल ब्राह्मणों में जितने गोत्र मिलते हैं वह उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ भृगु अंगिरा के वंश वाले ही उनके सिवाय और हैं जिन ऋषियों के नाम से भी गोत्र व्यवहार में लिया जाता है। इस प्रकार कुल 10 ऋषि मूल में हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि इन 10 के वंशज ऋषि लाखों हो गए हैं और उतने ही गोत्र भी होने चाहिए। प्रिय मित्रों, इस तरह इन सप्तऋषियों के पश्चात उनकी संतानों के विद्वान ऋषियों के नाम से अन्य गोत्रों का नामकरण हुआ। प्रिय मित्रों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आज हम यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। हर हर महादेव, जय मां अम्बे।